अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम थर्मोडायनामिक्स का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। वर्क एट कांस्टेंट एंट्रोपी ड्यूरिंग थर्मल आइसोलेशन और एडियाबैटिक कंडीशन। ठीक है, यानी कि हमने वर्क कैलकुलेट करना है जब आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट हो। तो एंट्रोपी को वैसे जनरली हम क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ द डिसऑर्डरनेस। ठीक है, अब कंडीशन हमारी क्या है, जब थर्मल आइसोलेशन होगी या एडियाबैटिक कंडीशंस होगी। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 3 कंडीशन जो थी वो डिस्कस की थी। हमने पहले वर्क डन कैलकुलेट किया था, वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस। ठीक है, वो एक्सपेंशन में क्या वर्क डन है या कंट्रैक्शन में, हमने जनरल फार्मूला देखा उसका। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम कुछ कंडीशंस अप्लाई करें, जैसे हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया तब वर्क डन क्या है, फिर हमने प्रेशर को कांस्टेंट किया तब वर्क डन क्या है, और उसके बाद हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया यानी आइसोथर्मल कंडीशन देखी, तो तब हमारे पास वर्क डन क्या आता है। ठीक है, अब ये जनरल चीज़ें हैं, मतलब ये जो फार्मूला हमारे पास आया ये जनरल कॉन्सेप्ट है या जनरल पॉइंट्स है जो हम आगे भी फर्दर जब टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे। यानी जनरल किस तरह से अब आपने याद रखना है, जब भी हम कहेंगे कि वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इन्हीं कंडीशंस पे अगर हम डिस्कस करेंगे तो वॉल्यूम जब भी आपका कांस्टेंट होगा वर्क डन जो है वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे dv है। तो यहाँ पे जब भी आपका वर्क डन कांस्टेंट होगा तो चेंज इन v यानी dv वो आपका 0 है, तो वर्क डन आपका 0 आएगा। इसी तरह वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है तो फिर आपका वर्क डन इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, इसी तरह से आपने जब कल इसका टेम्परेचर पे किया था तो टेम्परेचर के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो आपका वर्क डन का फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा स्पेशल केस है यानी वर्क डन एट कांस्टेंट एंट्रोपी। तो इसके लिए हम अगेन जो फर्स्ट डायग्राम है जिसको हम लेके चल रहे हैं स्टार्ट से, उसी डायग्राम पे मैं आपको वापस लेके जाती हूँ। ये डायग्राम 2.1, इसमें हमने पूरा एक सिस्टम जो था वो कंसिडर किया था, जिसमें हमने एक आइडियल गैस को कंसिडर किया और इस गैस को हमने कहा कि ये इसके ऊपर पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर लोड है और ये मूवेबल पिस्टन है। हम लोड को कम ज़्यादा करके वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें प्रेशर कम ज़्यादा कर सकते हैं मज़ीद इसमें गैस को एंटर करके। इसके अलावा हमने थर्मल रिजर्वायर रखा हुआ है कि हम टेम्परेचर को कम ज़्यादा करके भी गैस का प्रेशर या वॉल्यूम जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने जब ये वाला केस डिस्कस करना है जिसमें हम कह रहे हैं वर्क डन एट कांस्टेंट एंट्रोपी और साथ कंडीशन क्या है, थर्मल आइसोलेशन या एडियाबैटिक की। तो थर्मल आइसोलेशन या एडियाबैटिक कंडीशन का मतलब ये है कि आप जो सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं या जो आप गैस का सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, इसमें कोई भी हीट सिस्टम के अंदर सराउंडिंग से एंटर ना हो और सिस्टम से कोई भी गैस सराउंडिंग की तरफ हो ना आए, यानी कि ना तो गैस में या सिस्टम में हीट एंटर हो और ना ही वहाँ से लीव करे। ठीक है, तो सिस्टम और सराउंडिंग में हीट एक्सचेंज का फिनोमेना ना हो, इसको हम बोलेंगे थर्मल आइसोलेशन या एडियाबैटिक कंडीशन। ठीक है, तो फिर अगर हम इसी सिस्टम को लेके चल रहे हैं तो ये थर्मल आइसोलेशन कब होगी, जब इस पूरे सिस्टम को आप इस थर्मल रिजर्वायर से हटा देंगे। अगर हम इस थर्मल रिजर्वायर को हटा दें या इधर कोई इंसुलेटिंग स्लैब इनके दरमियान रख लें जिसकी वजह से यहाँ से हीट जो है वो इधर ना जा सके और यहाँ से सिस्टम में ना आ सके, सराउंडिंग में ना आ सके, तो ये आपका एक थर्मल आइसोलेटेड सिस्टम है। यानी कि यहाँ पे कोई एक्सपेंशन जो है वो हीट टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा, टेम्परेचर कोई चेंज नहीं हो रहा और ना ही हीट जो है वो इसके अंदर जा रही है, ना हीट सिस्टम से बाहर आ रही है। ठीक है, तो ये थर्मल आइसोलेशन हो गई। तो अगर आपका सिस्टम थर्मली आइसोलेटेड है यानी कि नो हीट इज़ एंटरिंग और लीविंग द सिस्टम, देन हाउ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ चेंजिंग। तो आपका जो गैस का वॉल्यूम है या प्रेशर है वो किस तरह से चेंज होगा। ठीक है, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन रह जाता है कि ये जो आपका मूवेबल पिस्टन है, आप यहाँ पे
इसका लोड कम या ज़्यादा करेंगे, जिसकी वजह से आपका पिस्टन अपवर्ड, अगर आप लोड कम करेंगे तो पिस्टन अपवर्ड चला जाएगा, अगर आप लोड ज़्यादा करेंगे तो पिस्टन डाउनवर्ड जाएगा। जब ये पिस्टन आपका अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करेगा तो वॉल्यूम कम या ज़्यादा होगा और प्रेशर पे भी इफ़ेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम फिर जो है वो वर्क डन कर सकते हैं गैस के ऊपर बाय कंप्रेसिंग या अलाउइंग द गैस टू एक्सपैंड। ठीक है, अच्छा अब आपने देखें, जब आप गैस का वॉल्यूम कम ज़्यादा करेंगे, वो पिस्टन को मूव करेंगे, वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा और प्रेशर कम ज़्यादा होगा, तो मे बी यहाँ पे गैस की जो थर्मल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी थर्मल मोशन की वजह से फिर भी वहाँ पे टेम्परेचर में कुछ चेंज आएगा। ठीक है, तो यानी कि विदाउट एंटरिंग और लीविंग द हीट टेम्परेचर में चेंज आ सकता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है जो कि थर्मल आइसोलेशन में होगा, इसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। जब आपका सिस्टम थर्मली आइसोलेटेड हो तो तब हम जो प्रोसेस करेंगे उसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो द चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस डू टेक प्लेस सेटिस्फाइंग द एडियाबैटिक गैस लॉ। ठीक है, तो अगर आप एडियाबैटिक प्रोसेस कंसिडर कर रहे हैं, सिस्टम में कोई हीट एंटर और लीव नहीं कर रही, तो फिर भी टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है। और या अगर प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वो किस तरह से चेंज हो रहा है, तो हम ये कहते हैं कि जो चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ द गैस वो एडियाबैटिक गैस लॉ को फॉलो करता है, जिसे हम बोलते हैं PV रेज़ टू पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये गैमा फैक्टर है जो कि वॉल्यूम के ऊपर है, जिसे हम PV गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट बोलते हैं, और ये हमारा एडियाबैटिक गैस लॉ है। ठीक है, तो अब ये देखें, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी है, तो थर्मल आइसोलेशन भी है, तो कुछ कुछ ये प्रोसेस आपका आइसोथर्मल से मिलता जुलता है। ठीक है, जो आपने प्रीवियसली ये पढ़ा है जिसमें आपने इसको आइसोथर्म बोला है। ठीक है, तो ये उससे भी मिलता है। तो कर्व की जो शेप होगी वो कुछ कुछ उस तरह की होगी। ठीक है, जैसे हमने उसमें बोला कि फिर आपका जो सिस्टम है वो एक आइसोथर्मल वो हाइपरबॉलिक कर्व को फॉलो करता है, तो यहाँ पे भी हमारे सिस्टम की जो कर्व बनेगी वो हाइपरबॉलिक, यानी कि उसका जो ग्राफ बनेगा वो हाइपरबॉलिक लाइक बनेगा। ठीक है, और जिस तरह से हमने उसमें बोला था कि अगर हमने किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमने फार्मूला लिखा था पार्शियल B बाय पार्शियल T, और यहाँ पे हमने T लिखा था, पार्शियल P बाय पार्शियल V, और यहाँ T था, वो आपका था आइसोथर्मल के लिए, इससे प्रीवियस केस के लिए। अब यहाँ पे हम इसको कांस्टेंट एंट्रोपी पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे पार्शियल P ओवर पार्शियल V एट कांस्टेंट S, और S यहाँ पे हम रेफ़र कर रहे हैं, S का सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम और द गैस। ठीक है, अच्छा जी, गैमा क्या है? गैमा फैक्टर जो है वो एक्चुअली एक रेशो है, ये हम आगे फर्दर जाके डिफाइन करेंगे। CP ओवर CV की रेशो को हम गैमा फैक्टर बोलते हैं या गैमा बोलते हैं। ये क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये जब हम थर्मोडायनामिक क्लास स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको हीट कैपेसिटी, फिर मोलर स्पेसिफिक हीट और इनकी डेफिनेशन जो है वो नोट करूँगी। जहाँ यहाँ पे सिर्फ मैं इतना मेंशन करूँगी कि गैमा क्या है, वो रेशो है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की रेशो है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है, उसकी जो रेंज है वो 1.1 से लेके 1.8 तक होती है। अब ये देखें, यानी ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, तो अब जो इस केस में क्योंकि गैमा इज ग्रेटर देन 1 है, तो ये आपकी जो कर्व है, अगर आप देखो ये जो डॉटेड कर्व है, ये किसकी है? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि ये आपकी आइसोथर्म कर्व है। ये आपकी आइसोथर्म कर्व है जब आप आइसोथर्मल एक्सपेंशन देख रहे थे या टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे थे। ठीक है, अब ये जो आपकी नीचे सॉलिड कर्व आपको नज़र आ रही है, ये नीचे वाली कर्व जो है, ये वाली, ये आपकी है PV रेज़ टू पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपकी कांस्टेंट एंट्रोपी की कर्व है। ठीक है, शेप वही है ये कर्व पाथ हाइपरबॉलिक कर्व है। ठीक है, और इसकी स्लोप भी आप उसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे आपने इसमें स्लोप किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट कर सकते हैं। बस डिफरेंस ये है कि ये जो हाइपरबॉलिक पाथ है वो इसकी निस्बत थोड़ा स्टीपर है, डीपर है और नीचे की तरफ आता है, इससे थोड़ा स्टीप है नीचे की तरफ, पहले ही ये नीचे की तरफ बेंड हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो वर्क डन ऑन द गैस है ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस वो समवट स्मॉलर होगा देन वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी कि
अगर आप यहाँ पे देखें, ये वाली कर्व जो है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाली कर्व यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ठीक है, जबकि ये वाली कर्व आपकी यहाँ पे इस लाइन को टच कर रही है। यहाँ पे ये कर्व V2 V1 की लाइन को टच नहीं कर रही, यहाँ पे ये इस लाइन को टच कर रही है, ठीक है। तो अब ये जो सारा आपका शेडिड एरिया है, ये आपका वर्क डन है इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, जब आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। तो ये जो आपका वर्क डन होगा ये कब है, जब आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। तो आप इन दोनों पार्ट्स को, इन दोनों एरिया अंडर द कर्व को अगर कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि इस केस में आपका जो वर्क डन है यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में, वो स्लाइटली लेस है एज़ कम्पेयर टू द आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी कि उस जब आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा तब आपके पास वर्क डन जो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस कंडीशन जब आपने एंट्रोपी को कांस्टेंट रखा या आपने थर्मल आइसोलेशन ली है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसी क्वेश्चन को यूज़ करते हैं। पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट हम कोई सा भी ले सकते हैं, लेट्स सपोज हमने के ले लिया, तो पी वी इज़ इक्वल टू के, और यहाँ से अगर हम p की वैल्यू निकालें तो p इज़ इक्वल टू के ओवर v रेज़ टू पावर गैमा। अब p की वैल्यू को हमने निकाला है किस लिए, कि हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है, और वर्क डन आपका किस पर डिपेंड करता है, प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो ये प्रेशर की वैल्यू हम उस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। w इज़ इक्वल टू, ये हमारा वर्क डन का फार्मूला फ्रॉम v1 टू v2 और p dv, यहाँ पे हम p की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करेंगे जो अभी हमने वहाँ सपोज किया है, कैलकुलेट किया है, ड्राइव किया है। तो ये हमारी आ जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू माइनस v1 टू v2 के ओवर v गैमा dv। के कांस्टेंट है इसलिए इंटेग्रल से हमने इसको बाहर निकाल दिया, dv ओवर v गैमा माइनस के। अगर हम इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखने की बजाय हम इसको पावर की फॉर्म में लिखें तो ये 1 ओवर v रेज़ टू पावर गैमा को हम v रेज़ टू पावर माइनस गैमा की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरह से हमें इंटीग्रेशन करना जो है वो इसका ईजी हो जाएगा। माइनस के v1 टू v2 v रेज़ टू पावर माइनस गैमा, ये पॉजिटिव था जब 1 ओवर रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखा होता 1 ओवर v रेज़ टू पावर गैमा। जब आप 1 ओवर इसका ख़त्म करेंगे तो ये माइनस गैमा हो जाएगा। अब हमें पता है इंटीग्रेशन का रूल क्या है, कि अगर किसी भी आपका जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है पास ही उसके, तो यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई करते हैं। इसकी पावर में एक ऐड भी हो जाएगा और इसके डिनोमिनेटर में भी पावर में एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो वो फार्मूला यहाँ पे हमने लगाया है, ये देख माइनस के हो गया, तो ये आपकी पावर क्या थी, गैमा माइनस गैमा, तो उसमें भी 1 ऐड हो गया और इसके डिनोमिनेटर में भी वही वाली जो पावर है वो आ जाएगी, ठीक है। और ये इसकी लिमिट v1 टू v2। अच्छा जी, अगर ये माइनस साइन को हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, और इसको हम यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि लिमिट हमारी वॉल्यूम पे है, वॉल्यूम पे लगाने तो ये इस पर लिमिट नहीं आएगी, ये बाहर आ गया, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस हो गया, ये टर्म बाहर आ गई। और जब आप यहाँ पे लगाएंगे लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहले अपर लिमिट आप लगाते हैं v2 माइनस गैमा प्लस 1, और फिर आपने लोअर लिमिट v1 लगाई तो ये आपके पास इस फॉर्म में आ गई, ठीक है। अगर मैं दोबारा से k को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि हम इसको एक दूसरी फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, तो k यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे भी, ठीक है। तो अभी हम पीछे पढ़ के हटे हैं, अभी आपने पीछे पढ़ा है पी वी इज इक्वल टू पी वी रेज़ टू पावर गैमा इज इक्वल टू के, ठीक है। किसके प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वी रेज़ टू पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट के। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप P1 V1 भी लेंगे तो P1 V1 रेज़ टू पावर गैमा विल बी इक्वल टू द P2 V2 रेज़ टू पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये K की वैल्यू हम यहाँ 2 के हिसाब से सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ 1 के हिसाब से। तो ये जब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो P2 V2 रेज़ टू पावर गैमा, और ये आपकी एज इट इज़ टर्म आ गई। इसी तरह से माइनस P1 V1 रेज़ टू पावर गैमा, और ये टर्म एज इट इज़ आ गई, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये पावर जो है इसकी पावर वो प्लस की है, ये माइनस की है। जब ये ऐड होंगे तो ये एक दूसरे को पावर जो है वो कैंसिल कर देंगी और आपके पास सिर्फ V2 रह जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको सिंपल आपको लिख के दिखाऊँ तो जब दो इस तरह से फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनकी जो पावर होती हैं वो ऐड हो जाती है। तो पावर हो जाएगी गैमा माइनस गैमा प्लस 1, तो ये V2 की इस तरह से, तो ये वाली पावर कैंसिल होगी तो V2 की पावर 1, तो ये सिंपल V2 रह जाएगा आपके पास। इसी तरह यहाँ पे आपके पास V1 रह जाएगा, ठीक है। अब हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करते हैं PV इज इक्वल टू nRT। तो P1 V1 क्या होगा, nRT1, क्योंकि ये आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं,
कांस्टेंट होंगे, और ये आपके जो आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर ही आपका चेंज होगा। P1 V1 इज इक्वल टू nRT1, P2 V2 इज इक्वल टू nRT2। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे ये इसकी जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो nR जो है वो आपका कांस्टेंट है वो बाहर निकल आएगा, nR ओवर गैमा -1, तो यहाँ पे आपके टेम्परेचर रह जाएंगे T2 माइनस T1। तो ये आपने वर्क डन कैलकुलेट किया जब आपने एंट्रोपी को कांस्टेंट रखा था। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ से देखो, अगर आपका वॉल्यूम ग्रेटर है V1 से, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है। अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है तो आपका प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होगा, और हैंस द वर्क डन वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है जी, तो इसलिए हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि प्रेशर फॉल्स ड्रास्टिकली ड्यूरिंग एक्सपेंशन, क्योंकि यह डिक्रीज़ हो रहा है ना, तो प्रेशर फॉल्स ड्रास्टिकली ड्यूरिंग एक्सपेंशन एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस। वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, तो वर्क डन आपका नेगेटिव होगा। ठीक है जी, ओके क्लास, ये फिर आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। ये इससे रेलिवेंट जो हैं वो आपकी 2 एग्जाम्पल हैं। जितने भी अभी तक आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ जो सॉल्व एग्जाम्पल हैं वो आपने सॉल्व करनी है, और अगर आपको उसको सोल्यूशन में कोई इशू आ रहा है तो आपने ये मुझसे डिस्कस करना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम आपने ज़रूर हर टॉपिक का उसके साथ सॉल्व करना है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।